नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लांजी नगर पंचायत के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने के लिए 3 अगस्त को होगा मतदान। भरी कुर्सी, खाली कुर्सी में से एक को वोट करेंगे मतदाता। आलेझरी की नहर में बहे 2 बच्चे, एक को बचाया गया, दूसरे की खोज जारी। यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक घायल। लांजी क्षेत्र के पाथर गांव के स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे स्कूल। पालकों ने कहा जब तक नहीं बनेगी सड़क स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। सड़कों पर आवारा बैठे मवेशियों से टकराई बाइक, एक युवक की मौत। सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कार्यपालन यंत्री विजय सिंह वर्मा पर लगाया आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। वर्मा की संपत्तियों का किया खुलासा, मामले की जांच करने और वर्मा को तत्काल निलंबित करने की मांग। और बालाघाट में जारी है लिपिकों की हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। नगर पंचायत लांजी के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने के लिए शुक्रवार 3 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। यहां के 15 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। इस मतदान कार्यक्रम के लिए समस्त प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान दलों को गुरुवार को ईवीएम सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह द्वारा नगरीय क्षेत्र लांजी के लिए 3 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र लांजी में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों में काम करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर सुलभ कराने के लिए मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश रखने कहा गया है। आपको बता दें, यहाँ श्रीमती मीरा समरीते नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। उन्हें पद से वापस बुलाने यह मतदान कराया जा रहा है। मतदान के बाद 7 अगस्त को खाली कुर्सी, भरी कुर्सी के लिए हुए पड़े मतों की गिनती की जाएगी। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम आलेझरी के पास नहर में 2 बालक साइकिल सहित बह गए। एक बालक को खेत में काम करने वाले लोगों ने तो बचा लिया, जबकि दूसरा बालक बह गया। जानकारी के मुताबिक आलेझरी के पास ग्राम रजे गांव में रहने वाले 2 बालक दीपेश खैरवार और योगेश्वर मानेश्वर 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर पहुंचे, फिर साइकिल से खेत जाने के लिए निकले। तभी उनकी साइकिल नहर में गिरने से दोनों नहर में बह रहे थे। तभी आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहे लोगों ने एक बालक दीपक को तो बचा लिया, वहीं दूसरा बालक योगेश नहर की तेज धार में बह गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नहर बंद करवाकर नहर में बहे बालक योगेश की तलाश की जा रही है। कमलेश परियार, हाँ, यहाँ से जो रजे गाँव है, रजे गाँव के 2 बालक साइकिल से खेत आ रहे थे अपने, जो भीमनगर के साइड में है खेत उनका। तो साइकिल स्लिप होने की वजह से दोनों बच्चे नहर में गिर गए। नहर में गिरने के बाद दोनों की लगभग उम्र 10 से 11 साल की बता रहे हैं। तो एक बालक को वहीं बाजू में कृषि कार्य कर रहे हुए व्यक्ति ने निकाल लिया। उस लड़के के द्वारा बताया गया कि दूसरा लड़का मेरे से आगे गया है और डूब गया है वो। तो उसको ढूंढते हुए जब वो यहाँ तक आए तब हमें पता चला कि वहाँ से 2 बच्चे नहर में गिरे थे। एक को निकाल लिया गया और एक अभी नहीं मिल पाया है। ये कौन सी नहर है? ये ढूटी के से केनाल है, ढूटी से आई है नहर, जिसमें अभी लगभग 6 फीट पानी है। तो यहाँ इस नहर में ऐसी आए दिन घटनाएं होती है, आप लोग क्या मांग करते शासन से? शासन से यही, इसके पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है। अभी मात्र 10 से 12 दिन हुआ नहर चालू हुई है। तो ये है कि दोनों साइड में 2 फीट ऊँची बाउंड्री बनाया, दीवार बना दी, जिससे दुर्घटना। हम खेत जा रहे थे ना, तो गड्ढा भीतर से नहर में भरा गए थे। तो कैसे जा रहे थे खेत? साइकिल। कौन कौन जा रहा था? ये योगेश और मैं था। तो योगेश कहाँ गया अभी? वो मालूम नहीं, नहर में गया था, दिखा ही नहीं। नहर में बह गया वो? हमको ये भैया ने निकाले। ओम प्रकाश मानेश्वर जी, बताइए, आज नहर में 2 लड़के बह गए हैं, कैसी क्या घटना है? सर, ये खेत जा रहे थे, स्कूल से आए हुए बच्चे खाना खा के खेत जा रहे थे। तो इस साइकिल से जा रहे थे, तो एक नहर ख़राब है, इसलिए वो साइकिल से गड्ढे साइकिल गड्ढे में गई तो ये गिर गए नहर में। तो दोनों बह गए? हाँ, दोनों बह गए। उसमें से एक हमारा भाई था योगेश मानेश्वर और एक पड़ोसी
लड़का दीपक खैरवार। लांजी क्षेत्र के ग्राम पाथर गांव की माध्यमिक शाला और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने 2 अगस्त से स्कूल जाने से मना कर दिया है। गांव से स्कूल तक पहुंचने की सड़क ठीक नहीं होने से कई गांव के बच्चे स्कूल नहीं गए। आपको बता दें कि पाथर गांव में कलपाथरी, रिछौरी, घोटी, घुसपाड़, गोंडीटोला, अमेड़ा, झींगुटोला, रामपुरा और सोहागपुर के बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन सड़कें खराब होने से सभी बच्चों ने 2 अगस्त से स्कूल जाने से मना कर दिया है। हम गिर गए थे, हमारे कीचड़ में कपड़े भर गए थे, हम 10 बार गिरते 10 बार उठते, हमारे जल्दी रोड बना। तो तुम इसलिए तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तो कब तक नहीं जाओगे? जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम जाएंगे ही नहीं। बहुत परेशानी होती है तुम लोगों को स्कूल आने में रोड से? हाँ। कैलाश कुमार मिश्रा। कहाँ पढ़ता है? पाथरगांव में। कौन सी कक्षा में? 12वीं। आज स्कूल क्यों नहीं है? आज ये सब रोड सर खराब है, इधर रामपुरा रोड पूरा गड्ढे से भरा हुआ है, पूरा पानी, रोड पूरे पत्थर निकल गए इधर उधर, आने में दिक्कत होती है सर। ये दिगोरी रोड भी वैसी है, अमेड़ा रोड भी वैसी है, रामपुरे से भी आने को बहुत दिक्कत। साइकिल वाइकल से आते तो कैसे गिरते पड़ते हैं, ऐसा इसलिए दिक्कत होती है? सर गिरते पड़ते सब दिक्कत होती है तुम लोगों को? दिक्कत होती है। तो कब से परेशानी ज़्यादा हो रही तुम लोगों को? ये बरसात से ही सर। बरसात में ज़्यादा परेशानी, तो इसलिए आप तुम लोगों ने छुट्टी कर दी आज? यस सर। तो कब तक नहीं जाओगे? जब तक ये रोड की मांगे पूरी नहीं तब तक नहीं जाओगे? यस सर। इस संबंध में प्राचार्य एसी घोरमारे ने बताया कि उच्च अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दे दी गई है। सर आज 10:30 बजे स्कूल आए तो बच्चे कोई नहीं आए, तो फिर मैंने आदेश निकाला और संस्था से सभी शिक्षकों को संपर्क अभियान भेजा, बच्चे क्यों नहीं आए। तो शिक्षकों ने बच्चों से और पालकों से संपर्क करके लिखित में लाए कि रोड खराब होने के कारण हम। कौन सी रोड खराब है? कहाँ की रोड खराब है? सर ये पाथरगांव से दिगोरी मार्ग। कितने बच्चे आते हैं उस जगह से? उस जगह से सर, उस रास्ते से सर करीबन 70 बच्चे आते हैं। 70 बच्चे आते हैं। और फिर आपकी कितनी दरसंख्या टोटल? मेरे यहाँ अभी तो वर्तमान में 424 है सर। तो उन 70 बच्चों के साथ में बाकी जो बच्चे वो भी उन्होंने बाकी रोडें भी खराब है ना सर? अच्छा, बाकी रोडें कौन सी रोडों के नाम बता दीजिए। वो ये वाली भी रोड पूरी गिट्टी की है, अमेड़ा वाली। कौन सी वाली? अमेड़ा, पाथरगांव से अमेड़ा, तो भी दिक्कत हो रही है बोल रहे हैं। बच्चों से संपर्क अभियान में गए थे, लिखा है। और कलपात्री रोड भी गिट्टी वाली है। पाथरगांव से रामपुरा रोड तो पूरी कीचड़ वाली, रामपुरा से भी बच्चे आते हैं सर, वो तो पूरी कीचड़ वाली है सर, 1 किलोमीटर। और फिर सोगलपुर से भी बच्चे आते हैं सर। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि या सरपंच, उनसे कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की आपने? की हाँ सर, मैं तो बीटीसी और सरपंच साहब को बार बार बोल रहा हूँ कि रोडें सुधारिए, नहीं तो दर्ज संख्या घट रही है। इस विषय में मैं हर साल 15 अगस्त 26 और बैठक में बोलते ही रहता हूँ। क्या जवाब आता है उनका? सर बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर दी हैं, तो अभी हुआ ही नहीं पास बोल रहे हैं। बालाघाट में लिपिकों की हड़ताल जारी है। यहां 11 दिनों से कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे लिपिकों ने हड़ताल स्थगित करने वाले प्रांतीय पदाधिकारियों का पुतला दहन किया। सुधीर नायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुधीर नायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महात्माई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुधीर नायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
भोपाल के प्रांतीय नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। मनोज राय मनोज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाजपेयी हाय 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 हाय। सुधीर नायक हाय 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 हाय। सुधीर नायक हाय 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 हाय। मनोज वाजपेयी हाय 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 हाय। शासन के दलालों को मारो सालों को। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि अभी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। सर, आज 2 प्रांतीय नेताओं का अपने पुतला दहन किया, क्यों किया, किस वजह से करना पड़ा? मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर, जिसके संरक्षक श्री सुधीर नायक जी थे जो मंत्रालय में काम करते हैं, और एक मनोज वाजपेयी हैं जो मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 11 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी और संपूर्ण प्रदेश के लाखों लिपिक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर थे। और शासन से हमारी ये मांग थी कि जो हमारी लिपिक वर्ग कर्मचारियों के वेतन समितियों का मामला है वो रमेश चंद्र शर्मा की जो कि कमेटी है उन्होंने अनुमोदन करके शासन को भिजवाया है। उस अनुमोदन को तत्काल जो हमारी मांगें पूरी की जाए। लिपिक वर्ग के जो वेतन समितियों का मामला है 32 सालों से शासन के पास में अटका हुआ है। वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी हमारी अपेक्षा हमारी अपेक्षा वो किया हमका, और बीजेपी सरकार ने भी हमको हमारी मांगों को अनदेखा किया हुआ है। तो हम तो दोनों सरकार जो है हमारे लिए जो है बिल्कुल यानी विरोधी सरकार रही है। ऐसी परिस्थिति में जो है हमारे प्रांतीय नेतृत्व जो हमारा मनोज वाजपेयी और सुधीर नायक के नेतृत्व में आज हमारे पूरे प्रदेश के पूरे जिला अध्यक्षों की वहां पर बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक में जो है वित्त मंत्री के पास में लोग घर में निवास में गए थे बात करने के लिए, और वहां पे वित्त मंत्री ने सिर्फ इनको आश्वासन दिया कि आप अगली कैबिनेट तक हड़ताल को आप स्थगित कर दीजिए और तो हम आपकी मांग को पूरा कर देंगे। इसी हड़ताल पे वाजपेयी जी ने और सुधीर नायक जी ने जो है प्रदेश में जो लिपिक कर्मचारियों के साथ में गहरा आघात किया हुआ है, उनके पीठ में छुरा भोंका है। चूँकि जितने भी हमारे प्रांतीय नेता थे उन्होंने जो है लिपिकों को अनदेखा किया है, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और शासन से दलाली करके वो अपनी वाहवाही लूटने करने में लूटे रहे, और आज भी स्थिति यही बनी है। तो पूरे प्रदेश के लिपिकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके तहत बालाघाट जिले के लिपिक कर्मचारियों ने सुधीर नायक जो लिपिक के संरक्षक थे और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए चांगुटोला में क्षेत्रीय संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसमें पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर चांगुटोला क्षेत्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह रैली पचपेड़ी के सामुदायिक भवन से गांव का भ्रमण कर मेन मार्केट होते हुए चांगुटोला के हृदय स्थल महावीर चौक पहुंची, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस रैली में शामिल संघर्ष समिति के पदाधिकारी और स्कूली बच्चों सहित चांगुटोला क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हाथों में तख्ती लिए प्रदर्शन किया। यह रैली अपने विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए महावीर चौक के सभा मंच पहुंची। जहां क्षेत्रीय संघर्ष समिति से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मंच के माध्यम से क्षेत्र में स्थित विभिन्न समस्याओं की जनता को जानकारी दी। साथ ही क्षेत्रीय संघर्ष समिति के गठन को अपने विचार बारी बारी से व्यक्त किए। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले विशेष परिस्थिति ये है कि हमारे क्षेत्र की मांग है कि सबसे पहले कॉलेज होना चाहिए यहाँ।
दूसरी मांग है हमारे गुनाड़ी में हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। तीसरी मांग है हमारी जलाशयों की और भी अन्य बहुत सी मांग को लेकर के है। इसलिए है कि शासन प्रशासन जो है हम लोगों को गुमराह करते हैं और यहाँ से अपना फायदा लेके निकल चलते हैं और हम लोग दिक्कतों का सामना करते हैं जो आज तक के हमारी समस्याओं का सामना नहीं हुआ। स्थिति अच्छी होगी तो ये हुई शिक्षा की बात। अब हमको स्वास्थ्य के लिए ये सरकारें बड़ी बड़ी बात करती है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन क्या स्वास्थ्य की सुविधा हमको मिली? क्या मिली? क्या बताओ आप लोग? वो डॉक्टर वहां पे है ही नहीं रहता अस्पताल में, और चांगो डोला से कोई डॉक्टर को पेमेंट भी मिल रहा है लगातार, पर क्या आप लोगों को इलाज मिला? नहीं मिला। इस बात का दुख इसके पहले भी 1997 में मुझे हुआ था, आप लोगों का सहयोग मिला था। इसी मंच पे मैंने भूख हड़ताल किया था बंधुओं, और सिंचाई और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमारी यदि सरकारें नहीं सुनेगी तो हम आमरण अनशन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। इनके माध्यम से हम अपनी मांगों अनुशंसा मिलेगी, उसके बाद इस सर्वे कराया जाएगा। हम सर्वे के इंतजार करते करते हमारे हाथ से चूक गया वो समय जो आज हम लोग इस मंच पे बैठे हुए हैं साथियों। दूसरी चीज कि ये जब वहां से सर्वे हो रहा था उस समय हम लोग सबकी निगाहें थी, ये क्षेत्र की जनता को हम अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोग उस समय चिंतन मंथन में थे, विचार में सब गणित चल रही थी, लेकिन अचानक ये बम फूटा। कौन सा बम? अणु बम। ये अणु बम फूटने की वजह से हम लोग इतने विफल हो गए, हताश हो गए कि अब हम करेंगे क्या। हम ऐसे प्रतिनिधि हैं जो बात करते हैं। सम्मानीय पूरनलाल ठाकरे जी ने भी क्षेत्र में उन्होंने हमारा लेटर पेड अभी लाए नहीं, हम हमारे आदरणीय जैन जी को भी बोलेंगे कि आपको उस जितने हम लोगों ने दस्तावेज दिया था उसकी कॉपी तो यहाँ रहनी चाहिए थी। ये रखे हो या नहीं सामने, क्योंकि जनता के सामने पता चलना चाहिए कि आपने दिया था कि नहीं। ये हवाई बात नहीं हुआ। हाई स्कूल खुली और चल रही है, उस बात को कितने साल हुए आप अंदाजा लगा लो। 1968 में यहाँ पर इंजीनियर कॉलेज भी खुला, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, 1 साल वो भी चला। उस समय भी आवश्यकता थी उसकी, जब तो यहाँ खुला। आज आवश्यकता क्यों नहीं है? उस दिन क्यों खुला? बाद में गवर्नमेंट की नीति में 10वीं को मैट्रिक छोड़ के 11वीं और 12वीं को सम्मिलित किया गया हायर सेकेंडरी में, और वो कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश से रद्द हो गया। ये जानकारियाँ मुझे आज इकट्ठी करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जो पूजनीय है। मेरा आपसे एक बात ये कहना आता है कि हम बहुत चिंतन मनन करके जनप्रतिनिधि भेजते हैं, कई सालों से भेजते जा रहे हैं। वो जाके संसद में सोते क्यों हैं, विधानसभा में सोते क्यों नहीं है, क्यों सोते हैं, और हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंचाते? क्या चामुंडा उनको छोटा मोटा क्षेत्र दिख रहा है क्या? लांटा से बढ़ के चामुंडा नहीं हुआ क्या? आज कितनी व्यवस्था, कितनी पंचायत कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती, सरकार पूरी मांग नहीं करेगी, तो आज तो ये शुरुआत है, छोटी लड़ाई है। आप बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहो, तब जाके क्षेत्र का विकास होगा। लोग कहते हैं कि क्षेत्र शून्य हो गया, जितेंद्र लाल जी मिशेल मर गए, जानकी प्रसाद जी टेमरे मर गए, सिद्धग्राम जी वैद्य मर गए। इस क्षेत्र की 3 हस्तियां थी। इस क्षेत्र में जो विकास जो पूर्व में हुआ है, ये तीनों के योगदान से हुआ है। इसके बाद में जितने हैं सब सिट डाउन हो गए। मैं कहता हूं सिट डाउन मत हो, उठिए, लड़ाई में शामिल हो क्षेत्र के विकास में। जाति पाति धर्म को छोड़िए, पार्टी को छोड़िए, सब एक साथ चलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मन कुंवर के उस तरफ के मेरे बंधुओं हैं, सही में उन लोगों में शक्ति है, भक्ति है, उन्होंने करके दिखा दिया, बहिष्कार करके दिखा दिया। क्या कुछ लोगों को बहिष्कार करना, वोट नहीं देना है, करके तो दिखा दिया। क्या ये साम्राज्य आप में हम में है? नहीं है। इस साम्राज्य को लाना पड़ेगा, और नहीं लाना पड़ेगा तो और कुछ सोचना पड़ेगा कि हमको इस क्षेत्र में क्या करना है। जनसभा के बाद हजारों की तादाद में लोग चांगोटोला थाने पहुंचे, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर नायब तहसीलदार को 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे।
मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हम चाउटला क्षेत्र के निवासी यहाँ पर विगत आज़ादी के बाद हर समय जनप्रतिनिधियों को यहाँ से चुन करके भेजते जा रहे हैं, परंतु हमारी जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, किसी ने आज तक के हमारी इन मूलभूत समस्याओं पर कोई ने ध्यान नहीं दिया। हम सब क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इसीलिए हम लोगों ने आज एक संघर्ष समिति बना करके और उसके माध्यम से अपनी मांग को मनाने के लिए हमने आज एक रैली का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हम शासन प्रशासन को ये बता दें कि हमारे क्षेत्र में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो हम और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हमारी प्रमुख मांग है कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर 4 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें से 2 हायर सेकेंडरी स्कूल चांगोटला गुड्रू और 3 हायर सेकेंडरी स्कूल उगली, सरेखा, रुमाल, ये 3 हायर सेकेंडरी वहाँ पर भी हैं। वो उनके बच्चे और हमारे बच्चे यहाँ के लगभग 5000-6000 बच्चे होते हैं। इन बच्चों के बीच में एक कॉलेज की हमें आवश्यकता थी, जिसके लिए हमारे पास ज़मीन भी उपलब्ध है। और अगर ज़मीन की बात आती है तो 38 एकड़ हमारे पास नगरवाड़ा में उपलब्ध है और 52 एकड़ खैरगांव में उपलब्ध है। इस दोनों जगह से हम कहीं पर भी हम ज़मीन दे सकते हैं और कॉलेज की मांग कर रहे थे। इसके बाद और एक चीज़ और बात आती है हमारे पास में कि हमारे यहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है। हमारे किसान एक फसल भगवान भरोसे लेते हैं और भगवान भरोसे फसल के बाद अगर पानी आ गया तो फसल पकती है, पानी नहीं आया तो वो भगवान का मुंह देखते हैं। और हम क्षेत्र के लोगों की तो आदत बन गई है। हमारे क्षेत्र के किसानों को कभी अटैक नहीं आता, इसलिए आता कि बहुत बड़े झटके से हैं और कई बार अकाल और सुकाल हमारे क्षेत्र के किसानों ने देखा है। तो हमारी तो आदत बन गई है, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारी आदत बन गई पर हमारे आने वाला भविष्य को ये सुविधाएं मिले शासन प्रशासन की। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नायब तहसीलदार ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। हमने क्षेत्रीय संघर्ष समिति से ज्ञापन लिया है और हम इसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। क्या मांगे और इनकी जो भी मांगे हैं मुख्य रूप से मेरे जितने संज्ञान में है, कॉलेज जो लामटा में खुल रहा है उसे यहाँ पर लाने की मांग मुख्य रूप से है। और भी जो भी मांगे हैं इनके ज्ञापन में हम लोग उससे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। हर महीने की 1 तारीख को वेतन लेने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खाते में इस माह 2 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन जमा नहीं हुआ है। इसका कारण है लिपिकों की हड़ताल। आपको बता दें, वेतन पत्रक बनाने का कार्य लिपिकों द्वारा ही किया जाता है और प्रादेशिक आह्वान पर जिले के सभी लिपिक हड़ताल पर हैं। इसी के चलते विभिन्न विभागों के 74 डीडीओ में से केवल 5 डीडीओ द्वारा अपने कार्यालय के वेतन पत्रक कोषालय में जमा किए गए हैं। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए जिला कोषालय अधिकारी अंजनीश पंद्रे ने बताया कि जुलाई माह का वेतन पत्रक सिर्फ 5 डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें पुलिस विभाग, जिला न्यायालय, पीजी कॉलेज, कोषालय और 36 बटालियन के कार्यालय के बिल शामिल हैं, बल्कि 69 डीडीओ के वेतन पत्रक अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्तमान में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के कारण अभी हमारे जिले में सिर्फ 4 से 5 डीडीओ के ही पेमेंट हमारे हो पाए हैं। इसमें से एसपी ऑफिस है, जिला न्यायालय है और कुछ पीजी कॉलेज है, कोषालय है। इस तरह से ही पेमेंट हो पाए हैं। बाकी पेमेंट अभी हमारे पूरे लंबित हैं क्योंकि बिल जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी छुट्टी पे होने का, हड़ताल होने का बिल जनरेट नहीं हो रहा है। जब तक बिल जनरेट नहीं होगा तब तक उनका पेमेंट भी नहीं हो सकता। इसलिए जिले का बहुत सारा पेमेंट होता है। कुछ पत्राचार वगैरह किए नहीं, पत्राचार हमें सर अभी तक की स्थिति में कितने जमा हो जाते थे बिल वगैरह? लगभग 1 से 2 तारीख के बीच में हम लोग 90% पेमेंट हम लोग कर देते थे सामान्यतः। चूँकि हड़ताल के कारण अभी बिल हमारे पास नहीं आया। फिर अब ये क्या कह सकते हैं कितना? और अभी डिपेंड करेगा जो उसकी परिणति होगी उसके अनुसार ही काम हो सकेगा। हमारे पास बिल आएगा तभी हम उसको पास कर सकते हैं। बिल ना आने पर उसका कुछ नहीं होगा, पेमेंट लंबित रहेगा। इस माह कहेंगे टाइम लगेगा। जिले के सभी शासकीय महाविद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों पर पदस्थ सभी अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर अंशकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही 9 अगस्त तक मांग पूरी न होने पर 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। गुरुवार को जन भागीदारी कर्मचारी संघ के बैनर तले महाविद्यालय में पदस्थ सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी पीजी कॉलेज के परिसर में इकट्ठा हो गए, जहां उन्होंने अपनी इस एक सूत्रीय मांग को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनभागीदारी कर्मचारी
कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। जन भागीदारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जन भागीदारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जन भागीदारी कर्मचारी संघ के संरक्षक योगेंद्र मस्करे ने बताया कि पिछले कई वर्षों से स्थायीकरण की मांग की जा रही है, जिस पर शासन का कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते प्रदेश भर में 2 अगस्त से 9 अगस्त तक अंशकालीन हड़ताल शुरू की गई है और 9 अगस्त तक मांग पूरी न होने पर सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो जनभागीदारी समिति से नियुक्त जनभागीदारी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिनकी कई वर्षों से मांगे लंबित है। शासन को इसके लिए हम पिछले 2 वर्षों से लगातार ज्ञापन के द्वारा और उनसे मुलाकात करके तो अपनी मांगों को रख रहे हैं। शासन जो उच्च शिक्षा विभाग के हमारे मंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री श्री प्रभुया जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपके लिए लाभकारी योजना है तो घोषित की जाएगी, किंतु 2 वर्ष बीतने के बाद भी इस कार्य पर शासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो क्या क्या प्रमुख मांगों में हमारी सिर्फ एक सूत्री मांगे हैं कि हम चाहते हैं हमारे सदस्यता कर्मचारियों को स्थायी कर्मी के रूप में है तो सरकार हमें लाभान्वित करे। अभी जैसे कि 2 सालों से मांग कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी वो पूरी नहीं हो रही है। यदि इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, यानी क्या कदम उठाएंगे? क्या है कि अभी हमारे समस्त प्रदेश भर जो हमारे जनभागीदारी कर्मचारी है, हमारा संगठन बना हुआ है। इसके तहत आज दिनांक 2 अगस्त से 9 अगस्त तक के प्रथम चरण में 2 बजे के बाद में तो हड़ताल पर बैठ रहे हैं हम, काम बंद हड़ताल पर, जिससे महाविद्यालय के सभी शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। द्वितीय चरण में हम लोग 9 तारीख से लेकर 10 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, पूर्णकालिक हड़ताल रहेगी, उस पर हेतु जाएंगे। कर्मचारियों की इस हड़ताल के चलते कॉलेज के विभिन्न विद्यार्थियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे हड़ताल के पहले दिन से ही मार्कशीट, किताबें और अन्य कामों के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे, MLB स्कूल के प्राचार्य A.K. उपाध्याय और जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश असाटी की प्रमुख उपस्थिति में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस 3 दिवसीय संभागीय प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग के सिवनी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, कटनी और छिंदवाड़ा जिले के करीब 300 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। पर 3 दिवसीय संभागीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इस संभागीय प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग के सभी जिले भाग ले रहे हैं। कितने खिलाड़ी हैं? हर जिले से लगभग 50 खिलाड़ी उन्होंने भाग लिया है और यहाँ से 50 ही खिलाड़ियों का चयन होगा जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की अभी तारीख नहीं, परंतु एक संभावित तारीख दी है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। कौन से वर्ग की है? यहाँ पे अभी 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग की प्रतियोगिता चल रही है। दोनों वर्ग में है कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार के आरोपी ग्रामीण विकास सेवा के कार्यपालन यंत्री विजय सिंह वर्मा की विभिन्न संपत्तियों का खुलासा किया है। साथ ही उनकी संपत्तियों की जांच कर उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चलाने और उन्हें पद से तत्काल हटाने की मांग की है। एसोसिएशन द्वारा यह मांग गुरुवार को सिविल लाइन स्थित कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में की गई, जिसमें उन्होंने ग्रामीण विकास सेवा, सभी निर्माण कार्य वाले कार्यालय सहित
अन्य शासकीय विभागों में पदस्थ पदाधिकारियों और बाबुओं के घर व दफ्तर में छापामार कार्रवाई करने, उनकी आय व उनकी संपत्तियों की जांच पड़ताल करने की बात कही है। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी यूनुस खान उर्फ पप्पा भाई ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सरकार से मांग करते हैं कि जब लोकायुक्त ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया है, तो अगर ये प्रेस छाप रहा है तो प्रेस के नोट को सरकार संज्ञान में ले और ग्रामीण विकास मंत्रालय तत्काल कल ही इसको निलंबित करे। ये अभी भी ऑफिस जा रहा है। बेशर्माई की हद हो गई कि आज भी वो कलेक्टर के यहाँ वीसी की बैठक में गया हुआ है। तो निश्चित तौर पे जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इसके खिलाफ ठेकेदार थे, बैक डेट में उनके अनुबंधों पे ये ओवर राइटिंग करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखेगा कि आगामी समय में इनका जो भुगतान है उसमें उलझ जाए। परंतु हम इस लड़ाई को यहीं नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को हमको जहाँ तक ले जाना पड़ेगा, माननीय हाई कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा। तो एसोसिएशन जो है कॉन्ट्रैक्टरों की लड़ाई लड़ने के लिए ही बनाया गया है। हम इसको आगे तक पहुंचाएंगे। और अगर इस न्यूज़ को हमारे ज़िले के गंभीर कलेक्टर डीवी सिंह साहब अगर सुन रहे हैं तो उनको इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कल से इसको ऑफिस अटैच कर देना चाहिए। निलंबन का आदेश आते तक ये ऑफिस में कोई कार्य ना करे, ऐसी हमारी शासन और प्रशासन से मांग है। और जिले के वो तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनसे हम ये कहते हैं कि इस जिले से ऐसे करप्ट अधिकारियों को भगाइए। कटंगी के गंज चौक में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ राजस्थान से पधारे संत माधव जी महाराज द्वारा बहुत ही रोचक अंदाज में भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। इससे भी हो जाए क्षमा मांग लेनी चाहिए, तो क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है। शास्त्र में लिखा है क्षमा बढ़ने को चाहिए, क्षमा बढ़ने को चाहिए। क्या विष्णु का घट गया, प्रभु ने मारी लात रे भैया, प्रभु ने मारी लात। क्या विष्णु का घट गया, प्रभु ने मारी लात, प्रभु ने मारी लात। वारासिवनी में दीनदयाल चौक के पास बुधवार की रात 10 बजे आवारा पशु के जमावड़े ने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक वारासिवनी निवासी दीपक नेवारे की बाइक सड़क पर बैठे आवारा पशुओं से टकरा गई। इस हादसे में दीपक की मौत हो गई। वहीं वारासिवनी के सिविल अस्पताल में शव को रखने के लिए फ्रीजर नहीं होने से भी मृतकों के परिजनों को काफी परेशानी होती है। जहाँ तक सवाल है उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सेमी गवर्नमेंट नगर पालिका होती है और ये जनता के लिए सीधा जवाबदेह होती है। और जो भी उसमें चाहे शासन में बैठे हुए लोग हो नगर पालिका में या उसमें बैठे हुए अध्यक्ष है, उनकी जवाबदारी जनता के प्रति सीधी होती है। और उनको कम से कम इन सीधी जवाबदारियों में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चश्मे या वोटों की राजनीति न करके जनता के टैक्स से जो नगर पालिका चलती है उस नगर पालिका में जनता के लिए क्या करना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए उनका। और निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर नगर पालिका क्षेत्र छोटा होता है और उस नगर पालिका क्षेत्र में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या तो अपनी लोगों से दोस्ती यारी निभा ले
या फिर जनता के प्रति उत्तरदायित्व थे, क्योंकि अपने घर के परिवार को भी अगर कभी क्षति हो जाती है तब समझ में आता है कि नहीं ये काम होना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है और लगातार इस पर चिंतन और बातचीत भी होती रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि प्रमुखता के साथ में और पूरी कठोरता के साथ में, चाहे अपने घर परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, और अगर उसने जानवर पाला है तो वो लोगों के लिए समस्या नहीं बनना चाहिए, वो उसकी व्यवस्था खुद करना चाहिए। और नगर पालिका इधर सड़क पर आवारा घूमते जानवरों को गौशाला पहुंचाने और उनके मालिकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर जागरूक नागरिकों ने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा। अभी 8 दिन पहले किए थे, 8-15 दिन पहले करे थे, एक दिन बाकी उसके बाद कुछ नहीं कर पाए लोग, क्योंकि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पशु मालिक रिपोर्ट तो लिखी उसमें अज्ञात पशु मालिक के खिलाफ अज्ञात पशु मालिक, जब इसके पहले स्टाफ भी तगड़ा। अनूप चौबे। किस कारण से आप थाने में आए? कल रात्रि में दीपक नेवारे वार्ड नंबर 9 का लड़का था, अपने किसी व्यक्तिगत कार से बाहर गया था और रात्रि में वो लौट रहा था और वाराणसी में आए दिन पूरे नगरपालिका क्षेत्र में आवारा पशु को पशु मालिक छोड़ देते हैं और रोड पे बैठे रहते हैं। कल टीलीबाई के सामने अचानक आवारा पशु के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी, उसके गाड़ी पर अचानक आके टकरा गए, जिससे वहीं पर एक्सीडेंट होकर उसकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। और इसी बारे में हम थाने में ज्ञापन देने आए थे कि नगर पालिका कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, पशुओं को अवरुद्ध नहीं कर रही है, रोज ले जा नहीं रही है, और नगर पालिका अपनी कार्रवाई करे या ना करे, पशु मालिक के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, अपने जानवरों को आवारा छोड़ दिया जा रहा है, ऐसे पशु मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इस वास्ते हम आवारा पशुओं के आतंक से पर एक हादसा भी घटित हो चुका है, इसके पहले भी छोटी मोटी घटनाएं घटित हो चुकी है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कठोर नियम नहीं बनाए जा रहे थे। 4 दिन पहले ही हमारा हाका गैंग निकली थी और उन्होंने मेन रोड पर जो भी आवारा पशु थे उनको पांजियों से बंद किया था, और आज भी गैंग हमारे निकल नहीं था। उस समय में कर्मचारियों ने बोली था कि बुधवार को निकलना है, और घटना ऐसी हुई कि कल रात में हमारा छोटा भाई वार्ड नंबर 9 निवासी हमारे चिरंजीव नेवार जो छमाई का करता है कांग्रेस के, उनका बेटा, युवा बेटा हमारा वादा तब से आ रहा था, जो सांड होता है, जो सांड को छोड़ जाता है, उसे टकरा कर उसकी मौत हो गई। लगातार मैंने मुंह चल रही रात सुबह, फिर चूँकि मैं कांजी हाउस भी गया था और मैंने कर्मचारी से आदेश किया है कि जुर्माना 250-500 लें, नए नियम के तहत 500 रुपये लें, और जो पशु मालिक है उनसे बुलाएँ, उनसे मेरी बात कराएँ, उसके बाद छोड़ें। कांजी हाउस का काम भी हमने शुरू करा दिया है, वहाँ हमने मंच करा दी है, और अभी हम ऐलान करा रहे हैं कि जो भी गाँव पालक हैं, जिसे गाँव पालने का शौक है, वो अपने गाँव को, गायों को, जानवरों को बांध के रखें, रोड पर ना छोड़े, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, जनहानि तो हो रही है, साथ साथ पशु की हानि हो रही है, दोनों को नुकसान हो रहा है। ये आप नहीं पाल सकते। रियाज मैं जानता हूँ शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे आपके द्वारा तो कार्रवाई की गई थी पकड़ने की, तो एक दिन की गई, उसके बाद जैसी को ऐसी दिख रही है, और अभी भी रोड पे जब गायब मैंने क्या हुआ, जुर्माना लिए हमने, छोड़ दिए, फिर छोड़ दिए हमने, उनको लग रहा है कि 200-250 रुपये दो फिर छोड़ दो, और अभी हमने उससे बात की है और अभी हम इलाज भी करा हमने कि अब जो पशु मालिक है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि होता क्या शहर में, बहुत से लोग जानता हूँ मैं, गाय पालने का शौक है, गाय छोड़ देते हैं, उस समय चलो और शाम को घर में दूध दो, यदि कोई गाय मरती है तो फिर तुरंत वो लावारिस हो जाती है, नाली में लावारिस हो जाती है। तो पशु मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज शहर के बुद्धिजीवियों ने थाने में बुद्ध दिए, ज्ञापन दिए हैं कि पशु भी नहीं, पशु तो भी चाहिए, जो होशियार है, जानकार है, बुद्धिजीवी है, पशु मालिक, क्यों ना उनकी खिलाफवर्जी की जाए, क्योंकि मेरी लावारिस छोड़ेंगे नहीं पशुओं को, एक्सीडेंट होगी नहीं। तो हम तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे, लगातार चालू है हमारी कार्रवाई। आज सिर्फ अभी तुरंत निकले थे हमारी तरफ से। वाराणसी के प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी डीसी डहरवाल द्वारा स्कूलों का निरीक्षण कर बेसलाइन टेस्ट की जानकारी ली जा रही है। इस टीम ने गुरुवार को कई स्कूलों का निरीक्षण किया। बराबर 0 ना, जिसके ऊपर में 2 या 2 लिख सकते हैं, और 20/4 5/4 बराबर 8/4 बराबर। ठीक।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के तहत हमने बेसलाइन टेस्ट का निरीक्षण किया हुआ है और आज बेसलाइन टेस्ट के निरीक्षण का अंतिम दिन है। कितने विद्यालयों में निरीक्षण किया? हमारे वाराणसी में विकास खंड में 10 हायर सेकेंडरी स्कूल और 12 जो है हाई स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों का निरीक्षण आज कंप्लीट हो गया। तो निरीक्षण में क्या जानकारी प्राप्त? निरीक्षण में जो बेस कोर्स के अंतर्गत कक्षा 9वीं में जो नवीन बच्चा है और कुछ पुराने बच्चे और नए बच्चे और पुराने बच्चों की जो है बेस कोर्स का संचालन शासन के द्वारा 16 जून से लेकर 31 जुलाई तक शासन द्वारा निर्धारित किया था, किंतु वर्तमान में जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाएगा। बेसलाइन टेस्ट का जो निरीक्षण किया जा रहा है जिसको मतलब ब्रिज कोर्स के अंतर्गत रखा गया, इसमें जो बच्चे मतलब कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है, जो नवीन है, ओल्ड है दोनों, तो ये बच्चों को मतलब पुराना ज्ञान उनको मतलब है या नहीं ये देखा जाए। जैसे मतलब भूल जाते हैं, जैसे 3 से 5 तक का एक है एक स्तर, दूसरा स्तर बनाया गया है 6 से 8 का। ये 2 स्तर में मतलब कहाँ तक बच्चे सफल हो पाए ये मतलब ब्रिज कोर्स के अंतर्गत देखा जा रहा है, उसका बेसलाइन किया जाएगा, जिसमें 3 से 5 तक जो प्रारंभिक जो नॉलेज है, जैसे कक्षा 3री 4थी 5वीं में जो पढ़ाया जा रहा है उस नॉलेज को कहाँ तक ग्रहण किया, कहाँ तक अपने दिमाग में उन्हें रखा है, कहाँ तक ज्ञान अर्जित किया है, और 6 से 8 तक ये दोनों मतलब स्तर का ज्ञान बेसलाइन टेस्ट के अंतर्गत देखा जाएगा। वारासिवनी के टिहलीबाई स्कूल के कृषि संकाय के विद्यार्थियों ने 2 अगस्त को विद्यालय परिसर में मेडागास्कर पद्धति से धान का रोपण किया। वहीं इस पद्धति की जानकारी भी दी गई। सबसे पहले ग्रीष्मकालीन जुताई में हमने गहरी जुताई जो करते हैं प्लाऊ से किया, जिसको अपन राजस्थानी ट्रैक्टर बोलते हैं, उसके माध्यम से मई के महीने में। उसके बाद इसमें हर एक बंदी में हमने एक गोबर की खाद डाली, एक डाली। ये मैं बता दूं कि ये जो खेत है फील्ड पहले 25 वर्षों से बंजर था, 2 साल से हम इसमें खेती करे जा रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें एक बार फिर वर्षाकालीन जुताई, जिसको अपने इधर चिराटा कहते हैं, वो कराए। और उसके बाद हमने फिर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले, जिंक सल्फेट डाला है, पोटास डाला है, म्यूरेट ऑफ पोटास। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो किस्में लगाई जा रही हैं, ये बालाघाट जिले में जो कृषि महाविद्यालय खुला गया है, वहाँ के प्रोफेसर है डॉक्टर उत्तम बिसेन सर, उनके द्वारा विकसित की गई 2 किस्में हैं, जिसका नाम भी दिया गया है जवार राइस हाइब्रिड 1 करके बालाघाट, और एक जवार राइस हाइब्रिड बालाघाट 2 करके, और एक इम्प्रूव्ड किस्म है जवार राइस बालाघाट के नाम से, जो पहली बार बालाघाट में उगाई जा रही है क्षेत्र में। उन किस्मों को यहाँ पर दिया गया विकसित करने, और उन्हीं के माध्यम से हमें बीज का योगदान मिला गया। यहाँ पर वायकर सर, पारदी सर का, प्रिंसिपल सर का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, साथ में हनुमत सर का मुझे सपोर्ट मिलता है। मेरा नाम वायकर पारदी, पूर्व सरपंच वारा। जो उत्कर्ष विद्यालय में जो पढ़ा रुपया कार्य चल रहा है, तो कितने वर्षों से आपके माध्यम से यहाँ पे रुपाई कर रहे हैं? ये लगातार 3 साल हो गए सर। 3 साल। तो क्या करते हैं सबसे पहले बच्चों को? सबसे पहले तो चिराटा किस प्रकार से करते हैं, बैल से, नांगर से या ट्रैक्टर से, वो बच्चों को बुला कर किया जाता है। और फिर अभी ट्रैक्टर बुलाए, चिखल मचाए, तब भी बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, पार्क उनका करते हैं, तो ऐसा बच्चों ने काम किया और फिर बच्चों ने बढ़ा। तो कौन सी वैरायटी की कोई धान है यहाँ? ये कौन सी वैरायटी है? चलो वैरायटी। तो किस तरह से पौधा तैयार होगा और किस तरह से फसल उत्पादन होगा? क्या खाद कौन सी डाली जा रही है? अभी DAP डालेंगे हम, यूरिया भी डालेंगे, और गोबर खाद भी डाले हैं, मुर्गी का बीज भी डाले हैं, और फसल बहुत अच्छी है। कैसे लगा रहे हैं उन लोग, कौन सी पद्धति से लगा रहे हैं? मेडागास्कर पद्धति से लगा रहे हैं। तो ये जो फसल जो लगाई जाती है खरीद की, तो इसमें किस तरह से उपयोग होना चाहिए खाद्यों का? किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आधुनिक तरीके से इसको लगाने के लिए दवाइयों का भी स्प्रे करना पड़ेगा अपने को, ताकि कीट जो है उसको परेशान न करे पौधे को। और खाद की मात्रा हम ज़्यादा देंगे
तो उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो बच्चे उत्साह के साथ। मैं टीके गौतम, प्रभारी प्राचार्य केलीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी। सर एग्रीकल्चर 11-12 के बच्चों को क्या प्रैक्टिस करवाया जा रहा है? ये अपने यहाँ पर कृषि संकाय संचालित है और कृषि में चूँकि अपने बालाघाट जिला जो है वो धान प्रधान है, तो धान की खेती कैसे की जाती, चावल पूरा देश भर चावल यहाँ का जाता है, तो धान कैसे लगाई जाती है, उसके लिए बीजों का चयन कैसे होता है, फिर उसके लिए रोपाई कैसे की जाती है और कितनी कितनी दूरी पर पौधे लगाना चाहिए, उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल के अंतर्गत है। इसलिए बच्चों को उन्हीं से करा करके तो प्रैक्टिकल भी हो जाता है। और तो सर किस तरह से बताया जा रहा है उनको पौधा कैसे लगाना और कैसे फसल उत्पादन होगा? हाँ, उसके धान के लिए जो उन्नत मतलब जो उसका जो बीज है या उन्नत उसकी जो किस्म है वो कौन सी है, वो सब जो कृषि का जो टीचर है हमारे यहाँ पर है, वो बच्चों को अपने तरीके से जो सब्जेक्ट में जो आता है उसके तरीके से उनको समझाता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में कराया जा रहा है। लालपरा क्षेत्र के ग्राम बिरसोला में खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल और विकासखंड शिक्षा अधिकारी BR राम की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के अनेक विकासखंड से आए खिलाड़ियों ने शानदार खेल की प्रस्तुति दी। विद्या से भरी देना माँ झोली खाली, विद्या से भरी देना माँ झोली खाली, लेके आए हमें पूजन की थाल, लेके आए हमें पूजन की थाल। सरस्वती मैया दे दो विद्या का दान, सरस्वती मैया दे दो विद्या का दान। रूप गुणों की तुम्हें आदि शक्ति, रूप गुणों की तुम्हें आदि शक्ति, अज्ञान बल के माँ करे कैसी भक्ति, अज्ञान बल के माँ करे कैसी भक्ति। करते हैं तेरा गुणगान माँ गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान माँ गुणगान। सरस्वती मैया दे दो विद्या का दान, सरस्वती मैया दे दो विद्या का दान, सरस्वती मैया दे दो विद्या। अतिथि हमारे महान होते हैं। जब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूं, निश्चित रूप से शासन का जो प्रयास रहता है कि एक खेल के माध्यम से बच्चे लोग जो अपना प्रदर्शन करें, अपने अंदर की प्रतिभाओं को आगे करें। ये बड़ा एक सराहनीय प्रयास है कि आज पहली बार बिरसोला की धरा पे जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से सारा स्टाफ बधाई के पात्र है और मैं सभी स्पोर्ट्स टीचरों से निवेदन करूंगा कि वो एक ऐसे स्पोर्ट्स की व्यवस्था करो। मैं मानता हूं कि आज के समय पे जो व्यवस्था होना चाहिए शासन की तरफ से वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन हम अपने स्तर पे जितना अच्छा काम कर सके, जितनी कम सुविधाओं में आप जितना अच्छा काम कर सके, और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र होंगे कि अगर एकदम कम सहयोग के माध्यम से भी आपने प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों का। आज हमारे बिरसोला हायर सेकेंडरी मैदान में जिला स्तरीय खो खो टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। मैं साला परिवार की ओर से और विकासखंड की ओर से सभी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बहुत हर्ष का समय है कि हमारा विद्यालय में जिला स्तरीय खो खो टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। मैं बहुत ही साला परिवार की ओर से और विकासखंड की ओर से भी पुनः धन्यवाद देता हूं। जितने भी उपस्थित हुए हैं वो अपना खेल भावना से खेलें और खेल का परिचय देते हुए अपना खो खो प्रतियोगिता का संपन्न कराएं, क्योंकि यहाँ जिला स्तरीय टूर्नामेंट है और उसके बाद में यहाँ से जो चयनित बच्चे होंगे वो
संभाग स्तर में जाएंगे और संभाग से प्रदेश और प्रदेश से देश स्तर में जाएंगे, तो मैं सभी को पहुंच जाए। 17 वर्ष जूनियर वर्ग की बालिका हैं, जल्दी से पहुंच जाए। आज ही हमको खेल संपन्न कराने हैं और बच्चों का चयन करना है, तो लीजिए आशीर्वाद। मैदान पर श्री पटले जी, श्री सहारे जी, श्री धुवाड़ी जी, मड़ावी सर और लिंडारे जी और अन्य हमारे अपने सिटी के पत्रकार बंधु सारी चीजों को उजागर करते हुए आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे केवल प्रदेश के ऊपर लिखेंगे। मड़ावी सर और ये बिल्कुल सहारे जी उतने ही तेज गति से तीक्ष्ण बोलते ना, जिद नजर बोलते हैं वो, हाँ उनकी नजर से बचना बहुत टेढ़ी चीज है। और ग्राउंड नंबर 2 पर हमारे अतिथि महोदय का परिचय प्राप्त हो चुका। मैच प्रारंभ कर दे, क्योंकि आज तीनों वर्गों के मैच संपन्न होना है। धन्यवाद डोमने सर, काफी अच्छी वाणी से समस्त कार्यक्रम की रूपरेखा को आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया और निश्चित रूप से बेटा बाहर जल्दी से बाहर हो जा, जो खिलाड़ी आउट हुआ है। और हमारे अतिथि महोदय परिचय प्राप्त करने के पश्चात मंच पर विराजमान होते हुए मैं चाहूँगा कि निश्चित आप आए, हमारी धड़कनें तेज हुई, हमारा उत्साहवर्धन हुआ। तो आगे के लिए मैं सर जी थोड़ा सा कमेंट करेंगे। मैं मुख्य अतिथि महोदय थोड़ी सी आता हूँ। धन्यवाद आदरणीय। लालबर्रा से बकोड़ा के बीच मानपुर में पांगा तालाब मोड़ पर यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा जिले के लोनिया निवासी संजय सोलंकी और पंकज चौरिया सरदार पटेल कॉलेज में एडमिशन के लिए आए थे और एडमिशन करवाकर वापस लौट रहे थे। तभी एक यात्री बस के ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। दोनों को लालबर्रा के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां इलाज के दौरान संजय सोलंकी की मौत हो गई। जी पंकज चौरिया। कहाँ रहते हैं आप? बांसखेड़ा। ये कहाँ पड़ता है? ये थाना चांद। अच्छा, तो क्या घटना हुई, कितने बजे की बात है? करीब 4 बजे की बात है। बालाघाट से एडमिशन करा के वापस छिंदवाड़ा जा रहे थे। इस बीच से रास्ते में एक बस आ रही थी और उसी के साथ में दूसरी बस उसने रॉन्ग साइड से मतलब स्पीड से ला के और ठोक दी। कौन सी बस थी, कहाँ जा रही थी, कुछ पता है आपको? वो बस क्या नाम था उसका? अच्छा, आपके साथ कौन था? मेरे मौसी के लड़का था। क्या नाम है? बबलू सोलंकी। अच्छा, क्या हुआ उनके साथ? उनको यहाँ सीने में लगी तो उससे उनकी जान चली गई। अच्छा, तो आप लोग बालाघाट कौन से कोर्स में एडमिशन कराने गए थे, कौन से कॉलेज में? BSc एग्रीकल्चर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। अच्छा, हो गया था एडमिशन? हाँ, बस एडमिशन करा के ही लौट रहे थे। आप सब एक ही गांव में रहते हो कि वो कहीं और रहता है? वो लोनिया में रहते हैं और मैं बांसखेड़ा में रहता हूँ। आज 4:30 बजे करीब बबलू पिता सुरेश निवासी छिंदवाड़ा के किसी गांव का, लगभग 24 साल का है, जिसको अंतिम अवस्था में, अंतिम गंभीर अवस्था में यहाँ लाया गया था। जैसे ही खबर लगी तो मेरा असिस्टेंट जो डॉक्टर मुकेश चौहान तुरंत आया और तुरंत आने के बाद उसको ऑक्सीजन शुरू किए। इतना में मैं आया तो मैंने देखा कि इसके शरीर से पूरा लाश पूरा और इस साइड से सांस नहीं ले पा रहा। थोड़ी देर में उसको जैसे ही मैं देखते रहा उसका दम निकल ही गया था। कितने लोग घायल हुए इसमें? एक ही दो लोग? इसमें दो, एक तो जिसका नाम बताया जा रहा है बबलू करके, ये ऑन स्पॉट वहाँ से यहाँ तक आज तक के ही उसका दम निकल गया था। जिसने भी साथ में लेके आया होगा उसने बताया कि यह अंतिम अवस्था में यहाँ लाया गया था। जिला छिंदवाड़ा, ये दोनों ही लोग एक गाड़ी में सवार होकर आ रहे होंगे।
और तो इस बीच किसी चीज़ से आहत हुआ है। अब किस चीज़ से आहत हुआ ये पता नहीं, परंतु यहाँ जिस समय लाया गया था उस समय अंतिम गंभीर अवस्था में लाया गया था, जिसको ऑक्सीजन शुरू करने के पहले ही इसकी डेथ हो गई थी। तुरंत इसको 108 का खबर दिया गया था। वो डॉक्टर मुकेश चौहान द्वारा खबर देने के बाद तत्काल वो गाड़ी भी आई थी, परंतु उस समय तक ये डेथ हो गया था। लालबर्रा के उत्कृष्ट विद्यालय की टीम ने जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्र छात्राओं की इस उपलब्धि पर शाला के शिक्षकों द्वारा खुशी जाहिर की गई है। आपका नाम? अमान खान। कहाँ से आते हो आप? लालबर्रा। कौन सी क्लास में हो? 11th। तो किस संबंध में यानी आपको ये मेडल दिया गया? ये मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया गया था, जिसमें हम कल यानी कि 31 जुलाई को बालाघाट के MLV स्कूल में गए थे। जो फर्स्ट लेवल था, जो फर्स्ट राउंड था उसका, उसमें लिखित परीक्षा हुई जिसमें हमारा 5वां स्थान लगा। उसके बाद में जो मल्टीमीडिया क्विज हुई थी उसमें हमारा शुरू में तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हमारे बढ़ते हमारा फर्स्ट लग गया। इसमें हमने 190 अंक प्राप्त करे। तो आपने ग्रुप में काम किए? सबके अलग अलग हुए थे? ग्रुप में हमारे साथ ग्रुप में काम किए थे, तो आपको मेडल दिया गया? जी, मेडल दिया गया। आप इसमें स्टडी कैसे करते थे इसकी? इसके लिए तो हमारे सबसे स्टडी हम ऑनलाइन स्टडी भी करते थे, साथ में बुक्स की भी स्टडी करते थे। मैंने पूरे ग्रुप ने साथ में मेहनत किया और इसके सफलता का पूरा राज दोस्तों को। तो मैडम लोगों की तरफ से कोई, स्कूल की तरफ से कोई आपको हेल्प? हाँ, हमें स्कूल की तरफ से सबने सपोर्ट किया। दुबे मैडम ने सपोर्ट किया, प्रिंसिपल मैम ने सपोर्ट किए, और ठाकरे मैम और रंगीरे मैडम ने सपोर्ट किया। सभी टीचर्स ने हमारा पूरा फुल सपोर्ट किया। इसकी जानकारी कैसे आपको लगी पर्यटक में जाना चाहिए? मैम ने बताई। जहाँ मैं लास्ट बार भी हम उसमें बकोड़े स्कूल की तरफ से गए थे, इसमें हमारा 3rd लगा था। तब से हमारा मन था जाने का। फिर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, हमारा एग्ज़ाम हुई, उसमें हम तीनों का हुआ, तो फिर हमने स्टडी करे, फिर वहाँ यहाँ से 3 बच्चे की पैनल थी जो बालाघाट के लिए जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता जो कि कल MLV स्कूल में संपन्न हुई, वहाँ उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने प्रथम स्थान वहाँ पर प्राप्त किया है। आगामी 28 अगस्त को इन प्रतिभागियों को भोपाल जाना है। वहाँ पर इसके आगे की इनकी जो कंपटीशन है वो वहाँ आयोजित होगी। से कितने लोगों का चयन हुआ था यहाँ से? टीम में काम करते हैं? 3 लोगों का चयन करके वहाँ पंजीकृत करना था अपने को। 3 बच्चों को चयन किए थे हमने और ये 3 बच्चे ने वहाँ पर भी सफलता प्राप्त की। तो कैसी क्या प्रोसेस है इसकी? यानी ये जो प्रतियोगिता है ये बच्चों में पर्यटन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयोजित की जाती है। बच्चों में हमारे विशेषकर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर्यटन स्थल हैं, कहाँ कहाँ अभ्यारण्य हैं, कहाँ नेशनल पार्क्स हैं, घूमने के लिए कहाँ कहाँ स्थल है, झील हैं, झरने हैं, इन सभी का मतलब उनको एक ज्ञान होना चाहिए। तो इस माध्यम से उनको एक ज्ञान अर्जन का एक अवसर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से मतलब प्रदान किया जाए।